जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के एक बहुत ही अहम हिस्से का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय सिर्फ इतिहास की तारीखें रटने के बारे में नहीं है। हम महात्मा गांधी के 1917 से लेकर 1942 तक के सत्याग्रह आंदोलनों की रणनीतियों को डिकोड करेंगे। हाँ, मतलब हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए विस्तृत नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और मजा तब आता है जब हम इन तथ्यों के पीछे की बुद्धिमत्ता को समझते हैं। जरा सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई सेना बनाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हराना, ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। चमत्कार लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। पारंपरिक युद्ध में तो यही होता है ना कि एक सेना दूसरी सेना से टकराती है, जिसके पास ज्यादा तोप या बंदूकें हैं वो जीत जाता है। वही तो। लेकिन यहाँ तो शतरंज के इस खेल में खिलाड़ी ने तय कर लिया था कि वो पारंपरिक मोहरों का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। विरोधी के हथियारों का जवाब हथियारों से देना ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसी को सत्याग्रह कहा गया। अगर हम 1906 के दक्षिण अफ्रीका को देखें, जहां इसका पहला प्रयोग हुआ था, रंगभेद और एशियाई पंजीकरण कानून के खिलाफ, तो ये कोई कमजोर विरोध नहीं था। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि अहिंसा मतलब सिर्फ चुपचाप मार खाना। अरे बिल्कुल नहीं। सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य और आग्रह। इसका मूल दर्शन हमें गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में मिलता है। इसका लक्ष्य विरोधी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था। इसमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और कर बहिष्कार जैसे बहुत ही आक्रामक टूल शामिल थे। मतलब आप हिंसक नहीं होंगे, लेकिन आप सिस्टम को काम भी नहीं करने देंगे। ये बहुत दिलचस्प है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 9 जनवरी 1915 को। हाँ, जब गांधी जी भारत लौटे, जिसे आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब अगर मैं उस समय का एक आम इंसान होता तो मुझे लगता कि भाई, दक्षिण अफ्रीका से इतना बड़ा नेता आया है तो आते ही पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर देगा। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बहुत ही कड़क सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, कान खुले रखो और 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो। अच्छा, मतलब सीधे राजनीति में नहीं उतरना है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1915 में कोचरब में एक आश्रम बनाया, जो बाद में साबरमती आश्रम कहलाया। उन्होंने पहले जमीनी हकीकत को समझा। ये तो मुझे आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसा लग रहा है। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 1 साल का प्रॉपर मार्केट रिसर्च या यूजर रिसर्च करना। भारत को समझे बिना तो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे दस्तावेजों में एक बात है जो मुझे हमेशा खटकती है। कौन सी बात? प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918 तक युद्ध चला। हमारे स्रोतों के अनुसार गांधी जी ने एम्बुलेंस को सेवा बनाकर ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था। उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई। मतलब आप उसी सत्ता से आज़ादी मांग रहे हैं, और जब वो युद्ध में फंसे हैं तो आप उनकी मदद कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। देखिए, आज के चश्मे से ये विरोधाभास लगता है, लेकिन उस समय की कूटनीतिक सोच अलग थी। उनका तर्क ये था कि अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो साम्राज्य के संकट के समय हमारे कुछ नागरिक कर्तव्य भी बनते हैं। अच्छा, तो वो खुद को जिम्मेदार नागरिक साबित करना चाहते थे। हाँ, ये कोई आज्ञाकारिता नहीं थी। ये एक नैतिक दबाव बनाने की रणनीति थी कि देखिए, हमने संकट में आपका साथ दिया, अब आपको हमारी स्वशासन की मांग सुननी ही होगी। वाह, मतलब ब्रिटिश न्याय प्रणाली को उन्हीं पर आजमाना। खैर, ये जो देश को समझने का दौर था वो जल्दी एक्शन में बदल गया 1917 से 1918 के बीच। लेकिन तब भी कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ। बिल्कुल। उन्होंने स्थानीय स्तर पर शुरुआत की, 3 अलग-अलग जगहों पर 3 अलग-अलग प्रयोग। हाँ, और याद रखने के लिए हम इसे केक फॉर्मूला कह सकते हैं। CAKE, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये केक फॉर्मूला वास्तव में उनका AB टेस्टिंग ग्राउंड था। वे देखना चाहते थे कि भारतीय जनता किस तरीके पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देती है। तो चलिए इस टेस्टिंग को डिकोड करते हैं। 1917 का चंपारण। बिहार के इस इलाके में किसानों पर तिनखटिया प्रथा थोपी गई थी। हाँ, जिसमें जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे जमीन बंजर हो रही थी। तो राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान ने उन्हें बुलाया और वहां गांधी जी ने अपना पहला हथियार निकाला, सविनय अवज्ञा,
यानी सिविल डिसोबीडियंस। प्रशासन ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया और उन्होंने उसे मानने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन किसानों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस एक कदम ने पूरे प्रशासन को जाम कर दिया होगा। बिल्कुल। आप एक ऐसे इंसान का क्या करेंगे जो शांति से खड़ा है और खुद कह रहा है कि मुझे जेल में डाल दो। सरकार को झुकना पड़ा, जांच समिति बनी और अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस मिला। और इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन फिर आता है 1918, अहमदाबाद मिल मजदूरों का मुद्दा। यहाँ तो सामने ब्रिटिश सरकार थी नहीं। हाँ, यहाँ भारतीय मिल मालिक ही सामने थे। वे प्लेग बोनस वापस ले रहे थे, जबकि महंगाई चरम पर थी। मजदूर 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे और मजदूरों से कहा कि 50% की मांग तार्किक नहीं है, इसे 35% रखो ताकि बात बन सके। और जब मालिक नहीं माने तो उन्होंने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। अरे वाह, पहली बार भूख हड़ताल! ये तो बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। सामने वाले के अंदर सीधा अपराध बोध पैदा कर देता है। और इसका असर हुआ भी, उन्हें 35% बोनस मिल गया। वही तो। और फिर उसी साल 1918 में गुजरात के खेड़ा में भीषण अकाल पड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगान 23% बढ़ा दिया। ये तो क्रूरता की हद थी। बिल्कुल। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी ने अपना तीसरा हथियार आजमाया, असहयोग। मतलब कर देने से सीधा इनकार। हाँ, ये भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पूरे जिले ने लगान देने से मना कर दिया। सरकार इतनी बैकफुट पर आ गई कि उन्हें एक गुप्त आदेश निकालना पड़ा कि सिर्फ उन्हीं किसानों से कर लिया जाए जो देने में सक्षम हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल और खेड़ा में असहयोग, ये तो प्रॉपर एडाप्टेशन था। जनता के मन में ये विश्वास बैठ गया था कि बिना हथियार उठाए भी इस सरकार को हराया जा सकता है। और इसी विश्वास ने अगले बड़े ट्रिगर का रास्ता साफ किया। 1920 का समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के घाव ताजा थे। हंटर कमेटी की लीपापोती वाली रिपोर्ट आ चुकी थी और खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी जुड़ गया था। हाँ, इन सब ने मिलके 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, जो कि नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। ये भारत के इतिहास का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसमें ब्रिटिश सिस्टम को पूरी तरह से पंगु बनाने की योजना थी। अदालतों का बहिष्कार, उपाधियां लौटाना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना। लेकिन हमारे दस्तावेज बताते हैं कि सिर्फ बहिष्कार नहीं था, कुछ सकारात्मक कार्यक्रम भी थे। जैसे विदेशी कपड़े छोड़ रहे हैं तो खादी अपनाना, छुआछूत का विरोध। और एक आंकड़ा जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, वो है तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए जुटाना। 1920 के दशक में 1 करोड़ रुपया जुटाना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि समाज का हर तबका इस आंदोलन में शामिल था। ब्रिटिश प्रशासन सचमुच घुटनों पर आ रहा था। आखिर उनका प्रशासन चलता भी तो भारतीयों के सहयोग से ही था। पुलिस, रेलवे, क्लर्क सब भारतीय ही तो थे। वही तो। लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को वो घटना होती है जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। गोरखपुर का चौरी चौरा। हाँ, भगवान अहीर के नेतृत्व में किसानों का शांतिपूर्ण जुलूस था। पुलिस ने बल प्रयोग किया और भीड़ बेकाबू हो गई। उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और ये खबर सुनते ही 12 फरवरी 1922 को बारडोली बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तुरंत स्थगित कर दिया। ये फैसला आज भी बहस का विषय है। ये तो ऐसा हुआ ना कि एक बुलेट ट्रेन फुल स्पीड से दौड़ रही है, मंजिल बस सामने है और अचानक से ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी एक डिब्बे में किसी ने नियम तोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस, CR दास जैसे नेता पूरी तरह हताश हो गए थे। इसी हताशा से स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। क्या ये जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद नहीं था जिसने आजादी को सालों पीछे धकेल दिया? देखिए, उस वक्त कई लोगों को ऐसा ही लगा था, लेकिन गांधी जी का तर्क सिर्फ आदर्शवाद नहीं था, वो विशुद्ध रणनीति थी। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी कीमत पर हिंसक आंदोलन नहीं चाहता। लेकिन क्यों? थोड़ा सा वायलेंस तो क्रांतियों में होता ही है। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य कोई गली का गुंडा नहीं था, वो एक कानूनी और सैन्य मशीन थी। अगर आप हिंसा करते हैं तो आप उन्हें अपनी पूरी सेना उतारने का, आप पर गोलियां बरसाने का एक कानूनी और नैतिक अधिकार दे देते हैं। अच्छा, मतलब आप उन्हें वो बहाना ही नहीं देना चाहते थे कि वे मार्शल लॉ लगाकर पूरे आंदोलन को बेरहमी से कुचल दें? एग्जैक्टली। अहिंसा ने उन्हें पंगु बना रखा था। हिंसा होते ही वो फायदा खत्म हो जाता।
हालांकि गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा हुई। और उसके बाद जो राजनीतिक खामोशी छाई वो बहुत लंबी थी। 1920 का दशक उसी खामोशी में निकल गया। अब उस बुलेट ट्रेन को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक ऐसे मुद्दे की जरूरत थी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको जोड़ सके। और फिर आता है दांडी मार्च, 1930 का नमक सत्याग्रह। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय हो चुका था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी, जो खारिज हो गई। तब उन्होंने वो प्रतीक चुना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, नमक। नमक पर टैक्स का मतलब था कि सरकार अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की रसोई पर कब्जा कर रही है। बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई। 240 मील का सफर और 24 दिन। अरे 240 मील पैदल? हाँ, और इन 24 दिनों में पूरे देश का माहौल बदल गया। रास्ते भर लोग जुड़ते गए और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। वही तो, वेब मिलर की रिपोर्टिंग ने इसे दुनिया भर में वायरल कर दिया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका विकेंद्रीकरण था। महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर आईं। बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। लेकिन सरकार भी अब चुप नहीं बैठने वाली थी। मई 1930 में धरासना सत्याग्रह हुआ। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 2500 लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे और पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर लोहे की लाठियों से जो वार किए, वो बहुत ही भयानक दृश्य था। वेब मिलर ने खुद लिखा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्रूर दृश्य कभी नहीं देखा। जब 60,000 से ज्यादा लोग जेलों में भर दिए गए तो ब्रिटिश प्रशासन टूट गया। और इसी दबाव का नतीजा था 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। हाँ, पेंच ये था कि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तो सहमत हुई, लेकिन हिंसा के दोषियों को छोड़कर। और इसका सीधा मतलब था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचाया जा सका। इस बात से देश के युवाओं में भयंकर आक्रोश था। गांधी जी को काले झंडे तक दिखाए गए। ये दिखाता है कि इतने बड़े जन आंदोलन कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलते। लंदन का गोलमेज सम्मेलन भी अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचक मंडल पर विफल हो गया। लेकिन 1930 के दशक ने जनशक्ति की ताकत दिखा दी थी। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। 1940 तक दुनिया बदल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया। अगस्त प्रस्ताव फेल हो चुका था। तो इसके विरोध में 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ये कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं था। ये जताना कि भारतीय फाशीवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद दोनों के खिलाफ है। इसमें गांधी जी खुद सत्याग्रही चुनते थे। पहले आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। फिर भी करीब 25,000 लोग जेल गए। लेकिन 1942 आते आते सबर का बांध टूट गया। क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था और जापानी सेना भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। ये एक अस्तित्व का संकट था। और फिर हुआ वो ज्वालामुखी विस्फोट। 8 अगस्त 1942, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। गांधी जी का वो 70 मिनट का भाषण और वो नारा, करो या मरो, डू और डाई। लेकिन अंग्रेज भी सीख चुके थे। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0 आवर चला और सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यहीं सबसे बड़ा अंतर दिखता है 1922 और 1942 के गांधी में। नेताओं के जेल जाते ही भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह स्वतः स्फूर्त यानी लीडरलेस हो गया। अगस्त क्रांति, भयंकर हिंसा हुई, स्टेशन जलाए गए। लेकिन इस बार गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। ऐसा क्यों? परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 1942 में जापानी हमला सिर पर था। गांधी जी जानते थे कि अगर अब हम पीछे हटे तो हम अंग्रेजों से छूटकर जापानियों के गुलाम बन जाएंगे। उस वक्त भारत का अस्तित्व बचाना अहिंसा की बहस से ज्यादा जरूरी था। चंपारण के स्थानीय प्रयोग से लेकर दांडी के मास पियार तक और अंत में 1942 के करो या मरो तक। बिल्कुल, एक सफल नेता समय के साथ अपनी रणनीतियों को ढालता है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार। आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में अगर किसी बड़ी समस्या से लड़ना हो तो कौन सी रणनीति बेहतर होगी? क्या दांडी मार्च जैसी सिंगल इशू वाली सुगठित योजना,
या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जैसा लीडरलेस स्वतःस्फूर्त जन उबाल? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।